सीपीसी चल रहा था और सीपीसी में आपका ये सेक्शन आपका 88 रीड विथ मतलब कि सपठित कहा जाता है। आपका ऑर्डर 35 पढ़ना था। एक क्वेश्चन आपका जो बिहार और झारखंड में बना है कि इंटरप्लीडर सूट यानी कि अंतराभिवाचीवाद के बारे में बात न करिए भाई। और आपका जो क्वेश्चन बना है कि अंतराभिवाचीवाद में आपका कौन एक दूसरे के विरुद्ध प्लीडिंग यानी कि अभिवचन करते हैं, उसमें जो ऑप्शन बना था आपका वादी करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, फिर दिया था कि प्रतिवादी करते हैं, वादी तथा प्रतिवादी आपस में करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आपस में लड़ते कौन है? प्रतिवादी। यानी कि प्रतिवादियों के बीच ही मुख्य विवाद होता है। तो वादी आपका इसमें एक दो नियम आपको अच्छा जानना है, वही नियम हम बताएंगे भी। अच्छे नियम है एक दो आपका कि कौन सा वाद आपका रोका जाएगा, इस बारे में कुछ नियम है। देखिए, इंटरप्लीडर सामान्य नियम से शुरू किया जाए। देखिए, पहले जनरल रूल देखा जाता है। सामान्य नियम ये है कि किसी भी सूट में, किसी भी वाद में जो मुख्य विवाद होता है वह वादी तथा प्रतिवादियों के बीच होता है। यानी कि वादी डिमांड करता है और प्रतिवादी डिनाई करता है। लेकिन सेक्शन 88 सपठित आदेश 35 में जो इंटरप्लीडर सूट है यानी कि अंतराभिवाचीवाद है, वह एक स्पेशल नेचर का वाद है, विशिष्ट प्रकृति का वाद है, जिसमें मुख्य विवाद वादी प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच होता है। यानी कि जो विपक्षी होते हैं, तो प्रतिवादियों के बीच तभी विवाद होगा जब प्रतिवादी एक से अधिक हों। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर केवल एक ही प्रतिवादी है, एक ही व्यक्ति है और एक से अधिक व्यक्ति नहीं है प्रतिवादी, तो ऐसी कंडीशन में इंटरप्लीडर सूट किसी भी दशा में दायर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक है कि प्रतिवादियों की संख्या एक से क्या हो? अधिक। तभी तो आपस में लड़ाई करेंगे। जब एक ही व्यक्ति रहेगा, हो सकता है यह क्वेश्चन बन जाए कि इंटरप्लीडर सूट में प्रतिवादियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक ना मारिएगा बल्कि एक से क्या हो? अधिक। वादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका केवल आपका जो हित होता है संपत्ति में, वह ये है कि उसका खर्चा मिल जाए, चार्ज या प्रभार मिल जाए, और कोई संपत्ति में उसका कोई हित नहीं होता। वह सत माने वह जिस संपत्ति का जो लोग अधिकारी है, उनको संपत्ति देने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। बस केवल वादी ये चाहता है कि हमारा पैसा यानी कि हमारा खर्चा मिल जाए। सबसे उत्तम उदाहरण हमने शुरू किया था और फिर वह उदाहरण देखिए, तब डायरेक्ट के शब्दशः चला जाए। उदाहरण जो बैंक वाला शुरू किया गया था कि ए एक व्यक्ति हैं और बी बैंक हैं। ए ने अपना लाकर बैंक में रखा है और ए की मृत्यु हो जाती है, और ए की मृत्यु के बाद इसका एक पुत्र सी है और एक पुत्री डी है। अब पुत्री जाकर बैंक वाले से कहती हैं कि लाकर का धन मुझे दे दीजिए। पुत्र अलग जाकर कहता है कि बैंक वाले से लाकर का धन हमें दे दीजिए। तो यहाँ बैंक वाला कौन सा सूट दायर कर सकेगा? इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकेगा और न्यायालय से मांग कर सकेगा कि हजूर हमारा लाकर का जो किराया है वह दिलवा दिया जाए, और आप बता दीजिए
कि सी को हम ये लाकर का धन दें कि डी को, कि दोनों को आधा आधा हिस्सा है, क्योंकि ये सी और डी ये दोनों पृथकतः यानी कि अलग अलग दावा कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मैं लाकर का धन दूं। तो यहाँ वादी कौन हो जाएगा? बी। और किसके विरुद्ध मुकदमा दायर करेगा? सी और डी। तो प्रतिवादियों की संख्या कितनी हो गई? दो। कम से कम दो तो होनी चाहिए। अगर चार बच्चे हैं तो कितना हो गया? चार। तो अगर प्रतिवादी रहेगा तो उसका माने इंटरप्लीडर सूट दायर ही नहीं किया जाएगा। तो बताइए, बैंक वाला संपत्ति का स्वामी नहीं है। बैंक वाला तो केवल ये चाहता है कि हमारा जो किराया है लाकर का वह मिल जाए, और वह सी और डी को संपत्ति देने के लिए आपका तत्व, बैठिए अंदर बैठिए या आगे ही, सी और डी को संपत्ति देने के लिए तत्पर और क्या है? तैयार। तो डी बी मुकदमा करेगा कि हमें छुटकारा दिलाया जाए इस विवाद से। शब्द जो लिखा है परित्राण लिखा है। परित्राण मतलब कि हमें मुक्त किया जाए और हमारा जो कास्ट है माने खर्चा है या प्रभार यानी कि जो किराया ला कर का है वह दिलवा दिया जाए। तो ये इसके बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, वह सेक्शन 88 में दिया गया है। और इंटरप्लीडर सूट दायर करने की जो प्रक्रिया दी गई है यानी कि जो प्रोसीजर दिया गया है वह आपका दिया गया है आर्डर 35 में। देखिए, आर्डर आर्डर 35 में दो तीन नियम आपको जानने हैं। पहले डायरेक्ट देखा जाए आपका सेक्शन से, तब आदेश 35 में जो पूछा गया है क्वेश्चन, वह आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन कि कौन इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता। तो आदेश 35 का नियम 5 और उसके दोनों एलिस्टेशनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि जो भी आपको इधर ध्यान देना है मुख्य रूप से, मैं फिर बता दूं, आदेश 35 के किस नियम पर देना है? 5 पर। और वहां से समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है और कौन इंटरप्लीडर सूट दायर करने में नहीं कर सकता पूछा जाता है। तो एक आपका एजेंट यानी कि अभिकर्ता, और दूसरा अभिधारी। अभिधारी मतलब किराएदार। अभिधारी मतलब कि क्या हुआ? किराएदार। लेकिन ये कब कर सकते हैं वो भी अपवाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपका 88 देखिए, आपका अंतराभिवाचीवाद। एक एक शब्दों को देखिए। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो पहला नियम यही निकला कि व्यक्तियों की संख्या कितनी कम से कम होनी चाहिए? दो। अभी हमने बताया, इसी उदाहरण पर चलते रहना है। सेम सेम इसी उदाहरण पर हम बेरक समझाते रहेंगे। फिर एक बार उदाहरण बना लीजिए। ए एक व्यक्ति है, बी बैंक वाला है, बैंक में ला कर रखा है, इसका पुत्र सी है और पुत्री कौन है? डी। तो एक एक करके चलिए। जहाँ दो या अधिक व्यक्ति, अब बताइए व्यक्तियों की संख्या जो डिमांड लाकर का कर रहे हैं, एक है कि एक से अधिक है? यहाँ एक से अधिक है, कितना है? कम से कम दो। तो कौन कौन व्यक्ति डिमांड कर रहे हैं? सी तथा डी। उदाहरण पर एकदम सेट करना है एक एक शब्दों को। अगला देखिए। जहाँ दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि या चल संपत्ति या अचल संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा करते हैं। यानी कि इंटरप्लीडर सूट किस विषय में दायर किया जा सकता है? बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है। तो आपका ऋण के बारे में, तो ऋण दिलवा दिया जाए। एक मान लीजिए ए ने, थोड़ा उदाहरण चेंज करते रहिए, ए ने आपका ई को 500 रुपया उधार दिया था और ए क्या हो गया? मर गया। अब ये 500 रुपया वसूल करने के हकदार कौन है? ए के विधिक प्रतिनिधि। तो कौन है? सी तथा डी। तो ये हो गया आपका जो मामला ऋण का। या धनराशि। धनराशि मतलब ए ने ई को 500 रुपया धनराशि दिया था और सी
या बैंक में ही जमा किया था, कह सकते हैं कि ए ने बैंक में 500 रुपया जमा किया था। ए की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी सी तथा डी क्या करते हैं, बैंक से डिमांड करते हैं। सी अलग करता है और डी क्या करती है, अलग। ये धनराशि हो गया। या कोई चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्लीडर सूट किस विषय को लेकर फाइल किया जा सकता है। नया क्वेश्चन बन सकता है, गलत ना हो। ऋण को लेकर, धनराशि को लेकर, चल संपत्ति को लेकर, अचल संपत्ति को लेकर, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे, अंतराभिवाचीवाद के लिए आपका जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, ये एक साथ दावा मिलकर कर रहे हो कि अलग अलग। हाँ, सतर्क रहिएगा। पृथक पृथक की आपका संयुक्त संयुक्त करेंगे तो कोई विवाद ही नहीं है भाई। अलग अलग यानी कि सी अलग मांग रहा है बैंक से और डी क्या मांग रही है, अलग। अगर ये संयुक्त रूप से मांगे कि हमें दे दीजिए, हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, तब इंटरप्लीडर सूट दायर ही नहीं किया जाएगा। अगला शब्द देखिए, एक दूसरे के प्रतिकूल दावा यानी कि मुख्य विवाद यही आपको अटैक करना है वादी प्रतिवादी के बीच नहीं है, बल्कि कौन आपस में लड़ते हैं, प्रतिवादी। तो एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन कौन करते हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल दावा कौन करते हैं, तो प्रतिवादी ही करते हैं। अब यहाँ समस्या आई कि संयुक्त रूप से करते हैं कि पृथक पृथक, तो पृथक पृथक। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगला देखिए, प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं, तो इस उदाहरण में जो सी और डी हैं प्रतिकूल दावा कर रहे हैं ऐसे अन्य व्यक्ति से, तो अन्य व्यक्ति कौन हो गया, बैंक वाला। अन्य व्यक्ति कौन हो गया, बैंक वाला। अन्य व्यक्ति करते हैं जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता। यानी कि जो इस उदाहरण में बैंक वाला है, वह केवल उस संपत्ति में उसका हित इतना है कि उसके प्रभार मिल जाए, खर्चे मिल जाए। यानी कि जो लाकर वह अपने बैंक में रखा है, उसके लाकर का क्या मिल जाए, किराया। बैंक वाले का केवल इतना ही हित है, अन्य कोई हित उसमें। यानी कि जिस व्यक्ति से ये लोग दावा कर रहे हैं, जो थर्ड अन्य व्यक्ति हैं, उसका संपत्ति में केवल और केवल ये हित है कि उसका कास्ट मिल जाए और उसका रेंट मिल जाए। यानी कि जो लाकर का क्या है, किराया। तो बैंक वाले से कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है कि हमारा किराया क्या हो, लाकर का मिल जाए। अगला शब्द देखिए, हाँ, दावा आपका प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता। यानी कि बैंक वाला केवल किसका दावा करता है, या तो प्रभार यानी कि किराए का, या जो खर्चा लगा है उसका। इसके अलावा बैंक वाला कोई उसमें हित नहीं रखता, न ही कोई उसमें संपत्ति में दावा करता है। और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार हैं। यानी कि बैंक वाला इस बात के लिए रजामंद है कि सी और डी जो भी अधिकारी इस आपका लाकर का होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ कि तैयार नहीं हूँ, तैयार हूँ। अगला शब्द देखिए, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति। फिर एक बार उदाहरण में बताइए, अन्य व्यक्ति किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार, आपका सी डी की एक, बी के लिए, बी के लिए, क्योंकि बैंक वाला कौन है, बी। वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध। तो कौन समस्त दावेदार कौन है, सी तथा डी। समझते रहे, कौन दावेदार हैं, दावेदारों के विरुद्ध कौन सा वाद दायर कर सकता है, अंतराभिवाची वाद। उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदा या परिधान किया जाएगा, यानी कि बैंक वाला इंटरप्लीडर सूट दायर करेगा, और इसलिए करेगा कि न्यायालय ये डिसाइड कर दे
कि यह लाकर का धन हम सी को दें कि डी को दें कि दोनों को दें। विनिश्चय अभिप्राप्त करने के लिए यानी कि न्यायालय से विनिश्चय माने निर्णय प्राप्त करने के लिए और अपने लिए परित्राण अभिप्राप्त करने। परित्राण का मतलब छुटकारा, कि हजूर इस विवाद से हमें मुक्त किया जाए और केवल आप ये निर्णय दे दीजिए कि सी हकदार हैं कि डी हकदार हैं। इस विवाद से हमें परित्राण दीजिए, छूट दीजिए, मुक्त कर दीजिए और मैं सी और डी जो भी आप विनिश्चय देंगे उनको लाकर का धन देने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार। तो इसके लिए कौन इंटरप्लीडर सूट दायर करेगा? जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। तो किससे यहाँ डिमांड की जा रही थी? बैंक वाले से। परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका पहला अपवाद आपका, परंतु जहाँ ऐसा कोई वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं, वहाँ ऐसा कोई अंतराभिवाची वाद दायर किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। इसका मतलब थोड़ा समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर पहले से ही कोई मुकदमा दायर हो चुका है जिसमें सी और डी के अधिकारों पर विनिश्चय किया जा सकता है, तब बैंक वाले को ये अधिकार नहीं है कि वह इंटरप्लीडर सूट दायर करे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी और डी आपका इनमें से ये सी और डी मुकदमा कर चुके हैं न्यायालय में और उस मुकदमे में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये धन सी को दिया जाए कि डी को दिया जाए, तब ऐसी दशा में क्या बी प्लीडर सूट दायर करने का हकदार होगा? नहीं, क्योंकि पहले से ही कोर्ट में ऐसा मुकदमा हो गया है जहां किसी और डी के अधिकारों का क्या हो सके, विनिश्चय। आपका दोनों के अधिक किसको मिलेगा ये उस निर्णय में आ जाएगा। तो नया मुकदमा दायर करने की बैंक वाले को आवश्यकता नहीं है। बैंक वाला थोड़ा इंतजार करे। हाँ, जाकर पार्टी जरूर बन सकता है कि हजूर ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा भी ख्याल रखिए क्योंकि हमें लाकर का क्या चाहिए, किराया। ये नहीं कि आप निर्णय दे दीजिए और किराए के बारे में मौन रहिए। तो जाकर आपत्ति कर सकता है कि हजूर हमारा क्या दिलवा दीजिएगा, किराया। हमें भी पक्षकार क्या किया जाए, बनाया जाए। लेकिन पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है, आपका बना भी सकते हैं, नहीं भी। मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है पक्षकार के रूप में? सी तथा डी। अब इंटरप्लीडर सूट दायर कैसे किया जाएगा? इसके लिए अब आदेश आपका 35 निकाल लीजिए, ऑर्डर 35 निकालिए आपका। देखिए आपका एक एक करके अब प्रक्रिया शुरू किया जाए। आदेश 35 में अंतराभिवाची वाद दिया के बारे में प्रोसीजर दिया गया है। तो आदेश 35 का रूल 1 देखिए। अंतराभिवाची वाद में जो प्लेंट दायर होगा, यानी कि प्लेंट यानी कि वाद पत्र दायर होगा, यानी कि बी सी तथा डी के खिलाफ जो वाद पत्र या प्लेंट दायर करेगा, उस प्लेंट में क्या लिखा जाएगा? तो हर एक अंतराभिवाची वाद में, वाद पत्रों में वादों के लिए आवश्यक अन्य कथनों के अतिरिक्त, यानी कि वाद पत्र में जो भी बातें लिखी जाती हैं वे सभी बातें बैंक वाला इस उदाहरण में इंटरप्लीडर सूट में भी लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो वाद पत्र में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं इसका उल्लेख पूछा गया था पिछली बार ही आया था कि वाद पत्र की अंतर्वस्तु कंटेंट्स ऑफ प्लेंट का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आदेश 7 रूल 1 में। वाद पत्र में क्या अभी बताना बाकी है, ये आपका 6 7 8 बताया जाएगा लास्ट में। वाद पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा,
इस बात का स्पष्ट उल्लेख यानी कि किस आर्डर के किस रूल में है, आर्डर 1 नहीं आर्डर 7 के रूल 1 में। तो जो आर्डर 7 के रूल 1 में बातें हैं वे बातें तो बैंक द्वारा यानी कि इंटरप्लीडर सूट दायर करने वाले द्वारा लिखी ही जाएगी। उसके अलावा 3 बातें और लिखी जाएंगी। यानी कि आदेश 7 नियम 1 में जो बातें हैं वह तो बैंक वाला लिखेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी कितनी बातें लिखेगा? 3। देखिए 3 कौन कौन है। यह कथन होगा कि वादी प्रभारों या खर्चों के लिए दावा करने से भिन्न किसी हित का दावा विवाद की विषय वस्तु में नहीं करता है। यानी कि बैंक वाला लिख दे कि हजूर हमें केवल किराया चाहिए या लाकर का खर्चा चाहिए, इसके अलावा इस धन से हमारा कोई नाता नहीं है, हमें क्या दिलवा दीजिए, केवल खर्चा या हमारा किराया। लिखना पड़ेगा ये वाद पत्र में एक्स्ट्रा। दूसरा देखिए, प्रतिवादियों द्वारा पृथकतः किए गए दावे कथित होंगे तो बैंक वाले को लिखना पड़ेगा कि हजूर कम 2 लोग हैं सी और डी, सी अलग आकर हमसे मांग कर रहा है कि हमारे लाकर दे दीजिए और डी अलग आकर मांग कर रही है। अतः जो प्रतिवादी हैं वह संयुक्त रूप से मांग कर रहे हैं कि पृथक पृथक। संयुक्त रूप से मांग करें तो कोई मतलब ही नहीं इंटरप्लीडर सूट का। संयुक्त नहीं बल्कि कैसे मांग कर रहे हैं, पृथक पृथक। तीसरा, यह कथन होगा कि वादी और प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी के बीच कोई दुह संधि कंक्लूजन यानी कि दुह संधि यानी कि साठ गांठ कहा जाता है ना, है तो लिख लीजिएगा। दुह संधि मतलब साठ गांठ नहीं है, अर्थात बैंक वाले को अपने वाद पत्र में ये लिखना होगा कि हजूर जो सी और डी प्रतिवादी हैं इनसे हमारा किसी से कोई साठ गांठ नहीं। साठ गांठ कैसे हो सकता है, थोड़ा समझिए। हो सकता है सी जाकर बैंक वाले से मिल ले और कहे कि आधा हिस्सा तो भाई डी भी पाए तो तुम इंटरप्लीडर सूट दायर कर दो ताकि कुछ समय के लिए आपका विवाद उत्पन्न हो जाए, और सी आपका मांग ही न पाए तो ये कहा जाएगा कि बैंक और सी में क्या हो गया, साठ गांठ। तो लिखना पड़ेगा कि किसी प्रतिवादी से मेरा कोई नाता या करार या साठ गांठ या दुसंध नहीं। तो आपका 3 बातें कौन लिखेगा? जो इंटरप्लीटर सूट क्या कर रहा है, दायर। आदेश 35 का नियम 1 अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 छोड़ देंगे। दावाकृत चीज का न्यायालय में जमा किया जाना, तो न्यायालय चाहे तो ये कह सकता है कि जिस बारे में विवाद है वह संपत्ति या वह जो संपत्ति है, वह जो धन है न्यायालय में जमा कर दिया जाए। यानी कि लाकर वाले से बैंक वाले से कह सकता है कि तुम्हारे खाते में इनका जितना पैसा था या तुम्हारे लाकर में जो है वह न्यायालय में क्या करो, जमा करो। या ये भी कह सकता है कि तुम ही रखे रहो और जब अभी किसी को न देना जब तक कि मैं अंतिम आदेश न दूं। भाई ज़्यादातर न्यायालय में रखा नहीं जाता, बैंक वाले को ही आदेशित कर दिया जाता है कि आप लाकर अस्थिर रखिए, जब मैं आदेश दूंगा तो उस आदेश के अनुसार लाकर का धन का क्या होगा, बंटवारा। आपका आदेश 35 का नियम 3 महत्वपूर्ण है। आदेश 35 का नियम 3 इसलिए महत्वपूर्ण है कि थोड़ा बहुत दिमाग आपको उल्टा चलाना पड़ेगा। आप पहले सेक्शन 10 आइए, आपका यानी कि पहले धारा 10 देखिए, रेस सब जुडिस सेक्शन पर आइए। उसके बाद हम उसी से कोरिलेट करके तीसरा से क्वेश्चन टेक्निकल बन सकता है नियम 3 और 5 से। आपका भले 1 2 न पढ़िए लेकिन कम से कम 2 नियम जरूर पढ़िए। एक आपका तीसरा और अगला कौन सा है, पांचवा। ध्यान से मैं इसको रखिए। पहले सेक्शन 10 का सिद्धांत बताइए। देखिए, रेस सब जुडिस, रेस का मतलब ए थिंग्स, सब मतलब अंडर,
और जुडिस का मतलब जुडिशियल कंसिडरेशन। फिर एक बार देखिए इसको। रेस का मतलब ए थिंग्स, सब का मतलब अंडर हुआ, और जुडिस का मतलब होता है जुडिशियल कंसिडरेशन। थिंग्स मतलब विषय, सब यानी कि अंडर यानी कि के अंतर्गत, और आपका जुडिस यानी कि जुडिशियल कंसिडरेशन न्यायालय के विचाराधीन। यानी कि एक ऐसा मामला, ऐसा विषय जो न्यायालय के विचाराधीन हो, न्यायालय के विचार के अंतर्गत हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या नियम है। धारा 10 देखिए। धारा 10 अभी देखिए आपका, अगर ए और बी में किसी विषय को लेकर एक बार विवाद चल रहा है, और ए या बी उसी विषय को लेकर दूसरा मुकदमा दायर कर देते हैं, तो बताइए दूसरा जो मुकदमा होता है सेक्शन 10 के तहत खारिज किया जाता है कि स्थगित किया जाता है। तो खारिज नहीं किया जाता, दूसरा मुकदमा क्या कर दिया जाता है, स्थगित। तो बताइए धारा 10 के तहत कौन सा मुकदमा स्थगित किया गया, आपका पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती। पश्चातवर्ती, इसी को रेस सब जुडिस कहा जाता है। यानी कि आपका सुने होंगे समाज में भी आपका नेता परेता भी बोलते रहते हैं कि यह मामला आपका सब जुडिस है, सब जुडिस, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि इस मामले पर न्यायालय विचार कर रहा है, अभी फैसला नहीं दिया है, अतः इस मामले पर हम कुछ बोलेंगे कि नहीं, नहीं बोलेंगे। तो लेकिन जो आदेश 35 का नियम 3 आप देखेंगे, वह इसके उल्टा रहेगा। यही समझाना है, धारा 10 के क्या रहेगा, उल्टा। यहाँ जो रोका जाएगा वह आपका पूर्ववर्ती वाद ही रोका जाएगा, और पश्चातवर्ती वाद चलेगा। फिर एक बार समझिए, आदेश 35 के नियम 3 में थोड़ा उल्टा दिमाग लगाइएगा, धारा 10 के विपरीत नियम चलेगा। यहाँ प्रीवियस जो सूट है वह आपका रोक दिया जाएगा, और जो पश्चातवर्ती सूट है वह आपका चलेगा। तो आपका आखिर, बैठिए भाई, प्रीवियस सूट आपका मैं फिर बता दूं, रोका जाएगा, पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद चलेगा। लेकिन कब, थोड़ा दिमाग स्थिर करके इसको समझिए। देखिए आपका, अगर आपका सी ने बैंक वाले पर मुकदमा किया है, दोनों ने नहीं, किसने, सी ने, कि हमें बैंक लाकर का धन दिया जाए, और इसी बीच बैंक मुकदमा भी नहीं की है, लेकिन बी जाकर बैंक वाले से क्या कर रही हैं, धन की मांग कर रही हैं कि हमें धन दिया जाए। यानी कि जहां एक प्रतिवादी कम से कम आपका ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पहले से ही मुकदमा चला रहा है, और अन्य प्रतिवादी भी आपका हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी मुकदमा नहीं किए हैं, तो सी ने बैंक पर मुकदमा कर दिया है कि लाकर का धन मुझे दो। लेकिन जो डी है वह मुकदमा तो नहीं की है, लेकिन बैंक से जाकर लाकर का धन क्या कर रही है, मांग रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बैंक वाला अंतराभिवाची वाद दायर कर सकेगा कि नहीं, दायर कर सकेगा। और जो सी ने एक बी के खिलाफ मुकदमा किया है, अब उस मुकदमे को रोक दिया जाएगा, और कौन सा मुकदमा चलेगा, एक ही मुकदमा चलेगा, पश्चातवर्ती। क्योंकि जो पश्चातवर्ती मुकदमा है उसमें सी और डी दोनों के अधिकारों का क्या हो जाएगा, विनिश्चय। पहले मुकदमे में केवल किसके अधिकार का भी निश्चय होता, सी का, लेकिन डिमांड एक और कर रही है, कौन, डी। तो बैंक वाला कैसा मुकदमा दायर करेगा, इंटर प्लीडर सूट, और पहला मुकदमा क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। उल्टा नियम याद रखिएगा, यहाँ दूसरा मुकदमा नहीं रोका जा रहा है, कौन सा मुकदमा, पहला। और धारा 10 में कौन सा मुकदमा
सुनवाई से रोका जाता था, पहला। इसके बाद आइए जो देखना है आपको, आदेश आपका माने जो मुख्य रूप से आदेश 35 का नियम 5, अच्छे से इसको देखना है, यही गलती हो सकती है आपसे, यानी कि गलती होने का जो चांस है आपका यहीं से है। अब देखिए आपका, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता। तो पहले तो दो नाम याद रखिएगा, एक एजेंट या अभिकर्ता और दूसरा आपका किराएदार या आपका अभिधारी। अभिधारी ना है तो बैरेक पर लिख लीजिएगा किराएदार। यानी कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आपका इंटरप्लीडर सूट दायर करने का अधिकार नहीं रखते। तो एक एजेंट हो गया और दूसरा टेनेंट हो गया, यानी कि एजेंट तथा टेनेंट। पहला क्वेश्चन याद रखिए। देखिए अब बैरेक की भाषा, इस आदेश की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा मतलब कि यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, यह नहीं माना जाएगा कि वह अभिकर्ताओं को अपने मालिकों पर या किराएदारों को अपने भूस्वामियों पर इस प्रयोजन से वाद लाने को समर्थ करती हैं कि वे मालिक या भूस्वामी ऐसे किन्हीं व्यक्तियों से जो ऐसे मालिकों या भूस्वामियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हो अंतराभिवाची वाद करने के लिए विवश किए जाएं। अब इतना उलझाऊ शब्द है कि इसको दो भागों में पहले बांटना है। यानी कि पहला नियम आपका ये बना लेना है, लास्ट में देखिए आपका अच्छे से दो भागों में हम बांट रहे हैं। पहला आपका जो नियम बनाना है कि जो एजेंट हैं यानी कि जो अभिकर्ता हैं क्या अपने मालिक के खिलाफ, और जो ये किराएदार हैं अपने भूस्वामी यानी कि मालिक ही मान लिया जाए, मकान मालिक भूस्वामी का मतलब क्या हुआ, मकान मालिक। तो सामान्य नियम ये है, फिर एक बार देखिए कि अभिकर्ता अपने मालिक के खिलाफ अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता। और दूसरा सामान्य नियम यह है कि आपका जो किराएदार हैं अपने लैंडलॉर्ड यानी कि अपने भूस्वामी या अपने मकान के मालिक के खिलाफ भी इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता। लेकिन वहीं लेकिन सबसे खतरनाक है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति अभिकर्ता से या किराएदार से आपका डिमांड करते हैं पैसे या किसी संपत्ति और उनको जो हक मिला है वह मालिक या भूस्वामी से मिला है, तो ऐसी कंडीशन में अभिकर्ता और किराएदार भी आपका इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति डिमांड कर रहा है उसको जो संपत्ति में हक मिला हो या तो मालिक से व्युत्पन्न हुआ हो, मालिक के माध्यम से मिला हो, या आपका लैंडलॉर्ड यानी कि या तो भूस्वामी के माध्यम से मिला हो, अन्य के माध्यम से नहीं। थोड़ा उदाहरण समझने का पहले प्रयास करिए। मान लीजिए ए मकान मालिक था। अब आइए उदाहरण देखिए। ए मकान मालिक था, बी किराएदार था। ए के पुत्र पुत्री बना लीजिए आपका सी तथा डी। ए बी ए को किराया दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसी बीच मर गया, ए मर गया तो ए के हक से व्युत्पन्न किसको हक हुआ, यानी कि ए के मरने के बाद उत्तराधिकार में उस मकान के स्वामी कौन हुए, सी तथा डी। तो अब बताइए सी जाकर किराया मांग रहा है और इधर कौन मांग रहा है, डी।
सी जाकर अलग किराएदार से किराया मांग रहा है कि हमें दो, और डी क्या कर रहा है, हमें दो। पिता के मरने के बाद दोनों किराएदार से अलग अलग किराया मांग रहे हैं, तो क्या किराएदार दो बार किराया देगा, एक बार? भाई इनका विवाद है, ये समझें। तो ऐसी कंडीशन में अब सतर्क ये रहना है कि ये जो सी और डी हैं, अगर इनको जो अधिकार मिला है किराया वसूलने का, अगर मालिक से व्युत्पन्न हुआ है, मालिक के माध्यम से मिला है, तब किराएदार को अधिकार है कि सी और डी के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट दायर कर सके। तो आप लोग बताइए, इस उदाहरण में जो सी और डी को किराया वसूलने का अधिकार मिला है, क्या मालिक से व्युत्पन्न हुआ है कि नहीं? हुआ है, क्योंकि ए के मरने के बाद आपका उत्तराधिकार में कौन प्रॉपर्टी पाए हैं, सी तथा डी। तो अगर मालिक के हक के अधीन कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किराएदार या अभिकर्ता से दावा करते हैं, तो किराएदार या अभिकर्ता यहाँ इंटरप्लीडर सूट दायर करने के क्या होंगे, हकदार। तो अब बताइए कौन इंटरप्लीडर सूट दायर करे, बी किसके खिलाफ करे? और न्यायालय से यही तो मांग करेगा कि हजूर दोनों आकर अलग अलग किराया मांग रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, हम किराया देने के लिए तत्पर और क्या हैं, तैयार हैं। आप बता दीजिए कि हम किसको किराया दें, कि दोनों को आधा आधा दे, और हमें इस विवाद से परित्राण कीजिए। परित्राण शब्द लिखा, परित्राण माने क्या करिए, मुक्त करिए। हम तो किराया देने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। इस मकान में हम और कोई हमारा हित, हम किराएदार हैं, किराया देने के लिए तैयार हैं। दो लोग आए हैं, मकान मालिक के ही बेटे हैं, नालायक हैं, और आकर रोज रोज क्या कर रहे हैं, लायक रहते तो समझौता कर लेते। तो ज़्यादातर आजकल लोग नालायक ही निकल रहे हैं। हर एक जगह विवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि हर एक जगह आपका विवाद है, आपका इसमें कोई शक नहीं है। और सी और डी मांग कर रहे हैं, एक साथ नहीं मांग कर रहे हैं कि दे दो हम लोग बांट लेंगे, ये अलग अलग मांग कर रहे हैं। तो कौन इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकेगा, बी किसके खिलाफ, सी और डी के खिलाफ, और मांग कर सकेगा कि हमें परित्राण दीजिए, हम किराया देने के लिए क्या है, आप बता दीजिए, न्यायालय हैं, उसी को हम किराया दे दें। अब आइए, बेयर एक्ट की जो भाषा है आपका, उसको दो भागों में तोड़कर पढ़ा जाता है, क्योंकि बीच में कामा देकर जो लिख दिया गया है कि मालिक या भूस्वामी से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन से भिन्न, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मालिक या भूस्वामी से किसी को अधिकार मिला है, तब तो इंटरप्लीडर सूट उन व्यक्तियों के विरुद्ध दायर होगा। और थर्ड पर्सन आकर मांग रहा है जो मालिक से हक नहीं पाया है, तब इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं होगा। मेन मुद्दा यही आया। दो दृष्टांत दिए गए हैं, दोनों को तैयार करके जाएंगे अच्छे से, ये समस्यात्मक प्रश्न बनता है। अब आप लोग बताइएगा, दोनों समस्या मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, फिर हम इसी पर उदाहरण। आभूषणों का बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास क निक्षिप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए मालिक हैं, मालिक हैं, अपने एजेंट बी के पास एक बक्सा रखता है, और जिसमें क्या है, आभूषण बॉक्स में। अब अगला देखिए, ग का यह अभिकथन है कि आभूषण क ने उससे सदोष आपका अभिप्राप्त किया था। सी एक थर्ड पर्सन आता है और कहता है कि ए ने ये आभूषण का जो बॉक्स था गलत तरीके से रांगफुल एक्ट करके सदोष तरीके से प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ, अब जो ये सी है, ये बी से मांग कर रहा है कि बॉक्स हमें दे दो, जबकि बी को रखने के लिए बॉक्स ए ने दिया है, और सी आकर बाद में क्या कर रहा है, मांग।
अब दिमाग यहाँ आपको लगाना है कि जो सी है, क्या ए के हक के अधीन मांग रहा है बाक्स? नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि ए ने हमसे बाक्स क्या किया था? छीने था, गलत तरीके से लिया था। हम हकदार हैं, हे भी हमें बाक्स दे दो। तो यहाँ चूंकि मालिक के हक के अधीन या मालिक से व्युत्पन्न हक के अधीन सी नहीं मांग रहा है, अतः बी को इंटरप्लीडर सूट दायर करने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि सी थर्ड पर्सन हो गया। मालिक से इसका सी का हक व्युत्पन्न नहीं हुआ। तो क्या इंटरप्लीडर सूट बी दायर करेगा कि न्यायालय बता दीजिए कि हम ए को दें, किसी को बाक्स दें? नहीं। अगला उदाहरण देखिए। आभूषणों का एक बाक्स अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास क निक्षिप्त करता है, रखता है। इसी उदाहरण में आगे बढ़ाइए। ए अपना एक बाक्स रखता है एजेंट के पास, बी के पास आभूषण का। तब वह इस प्रयोजन से ग को लिखता है कि ग को जो ऋण द्वारा उसके द्वारा शोध्य है, उसकी प्रतिभूति वह उन आभूषणों को बना ले। तत्पश्चात ए एक लेटर लिखता है सी को कि हमने अपना आभूषण का बाक्स किसके पास रखा है? बी के पास। तुम हमें उधार दिए हो, उसको गारंटी के तौर पर हम अपना ये आभूषण का बाक्स क्या करते हैं? रखते हैं। अब दिमाग ये लगाइए कि जो सी को आभूषण पर अधिकार मिला है, प्रत्याभूत किया गया है, वह ए ने दिया है कि ए से भिन्न व्यक्ति ने? ए ने। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए सी को पैसा नहीं देता, तो सी जाकर बी से आभूषण का बाक्स मांग सकता है कि तुम्हारे मालिक ने ही हमें गारंटी के तौर पर ये क्या किया, हमारे पास रखा है। अतः ऐसी कंडीशन में क्योंकि ए के हक के अधीन ही सी मांग रहा है, अलग से नहीं, तो बी यहाँ इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकेगा और न्यायालय से मांग कर सकेगा कि हजूर एक मालिक हैं और एक गारंटर हैं, माने ये इनको गारंटी दिए थे मालिक, और ये मालिक हैं। दोनों लोग मांग रहे हैं। जो भाई मांग रहा है सी, यह मालिक के हक के अधीन ही मांग रहा है, क्योंकि मालिक ने ही लिखकर इसको गारंटी किया था। अतः आप बता दीजिए कि हम ये धन किसको दें। तो जो सेकेंड उदाहरण है, वहाँ इंटरप्लीडर सूट अभिकर्ता दायर कर सकता है, क्योंकि जो ये सी है, ये किसके हक के अधीन मांग रहा है? ए के। क्योंकि यही ने तो कहा था, भाई थर्ड पर्सन ने तो कहा नहीं, यही ने किसको अधिकार दिया है? सी को, कि आभूषण का बाक्स तुम्हारे पास हम क्या रखते हैं? गारंटी के तौर पे। तो थोड़ा कठिन जरूर है, एक बार फिर भाई ना समझ में आया हो तो अब उसका उपाय ये है कि दृष्टांत रट्टा मार कर जाइए। मैं फिर बता दूं, यहाँ से गलती होता है इंटरप्लीडर सूट दायर होगा कि नहीं, न समझ में आए तो दृष्टांत रट्टा मार कर जाइए। अब कोई उपाय इतने कम समय में नहीं है। आइए आदेश 36 चला जाए, विशेष मामला। सेक्शन 90 से इसको जोड़ लीजिएगा। विशेष मामला आपका धारा 90 में है और विशेष मामलों में प्रक्रिया किस आर्डर में है? 36 में। देखिए, अगर कोई स्पेशल मैटर है, पक्षकार आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये विशेष मामला है, चलो इस विशेष मामले को हम न्यायालय द्वारा निपटा लेते हैं, तो करार की करेंगे और करार करके विशेष मामलों को कहाँ ले जाएंगे? न्यायालय में। न्यायालय उन पर सुनवाई करेगा, सुनवाई करके निर्णय देगा। अब तुरंत आप लोग बताइए, आदेश आपने 23 पढ़ा था और आदेश 23 का नियम 3 वाद में समझौता, कि अगर मुकदमा चल रहा है, उस दौरान वादी और प्रतिवादी आपस में समझौता कर लेते हैं, तो न्यायालय उस कंसेंट के आधार पर, उस समझौते के आधार पर, उस एग्रीमेंट के आधार पर आपका
डिक्री पारित कर देता था बिना वादी और प्रतिवादी को सुने, यानी कि बिना दोनों पक्षकारों को सुने। मैं बता दूं, आपका क्या किया जाता था, आपका फैसला दे दिया जाता था। अब तुरंत 96 सेक्शन कवर करिए। क्या सामान्यतः समझौते की डिक्री की प्रथम अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्या समझौते की डिक्री में सेक्शन 11 में दिया गया रेस जुडिकेटा लागू होगा कि नहीं होगा? बताया गया था नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुना ही नहीं गया। और रेस जुडिकेटा के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों को क्या किया गया हो? सुना गया हो। यानी कि जब आप आपस में समझौता कर लिए और समझौते के आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी, तो आप पर स्टापेल लग गया कि आप अब उस समझौते से मुकर नहीं सकते। लेकिन कुछ अपवाद हमने बताए थे, हम लिखवाए भी थे कि कुछ मामलों में आप इस डिक्री को रद्द कराने के लिए नया वाद ला सकते हैं, अगर सम्मत प्रपीड़न द्वारा या आपका असम्यक असर द्वारा, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या भूल द्वारा प्राप्त की गई हो। आप अपील कर सकते हैं। दो आधार हमने बताया था, वहीं पूछा जाता अंदर जाकर, यदि डिक्री कानून के विपरीत हो, क्योंकि आपने तो समझौता कर लिया, न्यायालय ने आव देखा न ताव समझौते को मान्यता देते हुए समझौते के आधार पर क्या पारित कर दी? डिक्री। और बाद में पता लगा कि ये डिक्री तो कानून का क्या करती है? वायलेशन। तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने बताया ये एक्सेप्शनल केसेज हैं। जनरल रूल यही है कि आप समझौते की डिक्री की अपील नहीं कर सकते। 96 के किस क्लाज में है? क्लाज भी आजकल पूछा जा रहा है। 3 था कि 2? देखिए तो एक बार फिर देखिए, हमें भी भाई एक बार देख लीजिए भाई, गलत ना हो ना। इस समय गलतियां क्षम्य नहीं है भाई। एक बार बेरेक्ट दे, भले ना बताया जाए लेकिन बताया जाए, हल्का सा भी 1% भी संदेह उत्पन्न हो गया तो सबसे अच्छा हाँ? 3 ऐसा भी पूछा जाता है, समझौते की डिक्री की प्रथम अपील नहीं होगी। ये आदेश माने धारा 96 के किस क्लाज में है? 3 में। रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा तो 11। अब समझौता फिर आइए आपका। देखिए, एक लाइन बस जानना है इस आर्डर में जो आपको अटैक करना है। विशेष मामला होता क्या है? तो वादी और दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये हम लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। इस विवाद का निपटारा न्यायालय से करा लिया जाए। आपस में करार करते हैं और कहते हैं कि जो न्यायालय फैसला दे देगा, हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि उस फैसले को दोनों लोग क्या करेंगे? मानेंगे और अब आगे अपील नहीं करेंगे। तो अब आपको जो अटैक करना है, आपका आदेश 36 का नियम 6 अंडरलाइन करिए। आदेश 36 का नियम 6 अटैक करना है कि नियम 5 के अधीन पारित डिक्री का अपील न होना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पक्षकार विशेष मामलों में आपस में करार किए, न्यायालय में मामला ले गए, न्यायालय ने उनके करार के आधार पर मामले में डिक्री पारित कर दी, तो अब इन पर स्टापेल विबंध लग जाएगा और ये इस डिक्री की क्या प्रथम अपील कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। तो पूछा जा सकता है कि विशेष मामलों में करार द्वारा जो विशेष मामला दायर होता है उसमें पारित डिक्री अपीलीय है कि अपीलीय नहीं है? तो अपीलीय नहीं है। तो आखिर कौन से आर्डर का कौन सा रूल अपील पर रोक लगाता है? अंडरलाइन कर लीजिए बैरेक्ट में। तो आदेश 36 का नियम कौन सा? 5 नहीं 6। आदेश 36 का नियम 6। एक ही नियम पढ़िएगा, ये नहीं कि पूरा इसमें ना पढ़िएगा। अब आदेश 37 आ जाइए।
आपका संक्षिप्त प्रक्रिया, समरी प्रोसीडिंग, ये आपका प्री में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। दो तीन क्वेश्चन प्री के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे आपका जो बिहार आयोग है इसको मेंस में भी बना चुका है। आपका राजस्थान में मेंस में ये क्वेश्चन बना है कि संक्षिप्त प्रक्रिया का वर्णन करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी मेंस में क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, प्री में क्वेश्चन बन सकता है, और वह समय तो जहाँ भी समय दे 10 डेज याद रखिए, यानी कि आदेश 37 में एक नियम बना लीजिए, ऊपर ही लिख लीजिए जहाँ भी समय दे और आदेश 37 संक्षिप्त प्रक्रिया दे। एक दिमाग में बैठा लीजिए तो हमें क्या मारना है हर हाल में, तो 10 डेज यानी कि 10 दिन ही मारना है। फिर एक बार हम इसको रिवीजन करा रहे हैं। जहाँ भी दे समरी प्रोसीजर, संक्षिप्त प्रक्रिया, छोटी प्रक्रिया, तो आदेश 37 में है पहला क्वेश्चन। संक्षिप्त प्रक्रिया में जहाँ भी जिस मॉडल से आपका क्वेश्चन आए, हर एक जगह जो समय का दो तीन जगह उल्लेख है वह 10 दिन है। तो बेरेक्ट पर शुरुआती दौर में लिख लेना चाहिए, जो भी समय पूछेगा हम क्या मारेंगे, 10 दिन ही मारेंगे। अगर ये नियम बना लिए और बेयर एक्ट नहीं भी पढ़े तब भी काम निकल जाएगा, क्योंकि प्री के लिए भाई आपका, लेकिन संक्षिप्त प्रक्रिया थोड़ा बताया जाए आपका, और इसमें तत्काल 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 आएगा, और जैसे ही तत्काल 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 आए तो आईपीसी की कम से कम दो तीन धाराएं जरूर याद करके जाइएगा। एक 94 और दूसरा राबरी यानी कि 390 लूट। एक 94 हम पढ़ाएंगे तत्काल 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 पर, और एक आपका पढ़ाया जाएगा एक 392 तत्काल पर, एक तत्काल पर। अनुच्छेद भी आप देख सकते हैं 123 और 213। तत्काल, तत्काल माने अर्जेंट मामला। तो आपका अर्जेंट मामला पहले आपका संक्षिप्त प्रक्रिया न पढ़ के आप तत्काल पढ़िए, यानी कि शॉर्टकट में प्रक्रिया अपना ली जाए। तो सबसे पहले सीआरपीसी में कोरिलेट करिए। सीआरपीसी में समरी प्रोसीडिंग तो नहीं है शब्द, लेकिन समरी ट्रायल जरूर है। और संक्षिप्त विचारण का प्रावधान आपका सीआरपीसी के चैप्टर 21 में धारा 260 से लेकर 265 तक में किया गया है। अध्याय भी पूछा है, सेक्शन भी पूछा है। तो पहले सीआरपीसी 2-4 मिनट देखिए, गलत ना हो। वैसे सीआरपीसी में जो हम बता रहे हैं एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं। फिर एक बार सतर्क होकर देखिए कौन सा हम चैप्टर उठाएं सीआरपीसी का, वहीं बेरक पर कोरिलेट कर लीजिए कि जब भी आदेश 37 पढ़िए सीपीसी का, एक बार कम से कम सीआरपीसी का अध्याय कौन सा पढ़ेंगे, 21। 21 यानी कि 21 सेक्शन भी पूछा जाता है 260 से 265। समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। अब एक एक करके देखिए। संक्षिप्त विचारण का मतलब ये हुआ कि ताम झाम ज़्यादा न किया जाए, लंबा मामला न खींचा जाए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, देर से न्याय मिलना अन्याय के बराबर ही होता है। अतः अध्याय 21 में ये मामला है कि छोटे छोटे जो मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी उनमें क्या दे दिया जाए, फैसला, शीघ्र न्याय दिया जाए, आपका लंबा समय तक आपका वेट न कराया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका दूसरा नियम ये आया कि भाई जल्दीबाजी में गलती भी होती है। जैसे कि आपका इस समय थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्लास, तो स्पीड में चलने का आपका नुकसान ये होता है कि जो 10% प्रावधान रहते हैं वह पढ़ाए नहीं जाते, 90% तो पढ़ा दिए जाते हैं,
लेकिन 10% वालों को छोड़ दिया जाता है। अब ये है कि भाई इस समय आपातकाल आया है, आपको 12 से पहले तत्काल 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 सब करना है। तो अब भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि अब 100 में 10% छूट ही जाए तो छूट जाए। भाई आपका ये थोड़े है कि टाप करना है, 90% भी कवर हो जाए तो पर्याप्त है, क्योंकि 10% को आपका छूट जाए लेकिन 90% क्या हो जाए, तो इसी को अर्जेंट कहते हैं। अर्जेंट मामलों में आपका सुनवाई ज़्यादा नहीं की जाती, जल्दी 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 जैसे चल रहा है इस समय, क्या होता है, फैसला सुना दिया जाता है। तो अब समस्या ये आई आपका कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, ये पहला क्वेश्चन। तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पहला नियम कौन कर सकता है, फर्स्ट क्लास नहीं, कोई मुख्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या आपका महानगर मजिस्ट्रेट। यहाँ जो समस्या आती है, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वह अमूमन समरी ट्रायल नहीं कर सकता। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, तो ये जो दोनों मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा अथराइज करने पर ये समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट, भाई गलत ना हो, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय। संक्षिप्त विचारण कुछ समन मामलों का किया जाता है, कुछ वारंट मामलों का। सामान्यतः जो समन मामलों में विचारण की प्रक्रिया है वही अपनाई जाती है। जो दंड दिया जा सकता है वह 3 मास से अनधिक का दंड दिया जा सकता है, यानी कि या तो 1 माह दीजिए, 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, लेकिन कितना से अधिक देने का पावर नहीं है, 3 माह से। अब ऐसी कंडीशन में अगर न्यायालय को लगता है कि संक्षिप्त प्रक्रिया उचित नहीं होगी, तो 260 के क्लाज 2 के तहत वह निर्णय से पहले कभी भी प्रोसीजर ही चेंज कर दे। तो क्या संक्षिप्त विचारण को समन मामलों के विचारण या वारंट मामलों के विचारण में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, लेकिन फैसला के क्या पहले, फैसले के बाद नहीं। 260 का क्लाज भी याद रखिएगा, कौन सा है, 2। आपका मजिस्ट्रेट को, क्योंकि अगर रेगुलर ट्रायल करेगा तो अधिक दंड देगा, और समरी ट्रायल करेगा तो उसके दंड देने की जो क्षमता है उस पर स्टे लग गया, कितना ही दे सकता है, 3 माह। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं दंड अधिक देना चाहिए, तो तुरंत क्या करे, कारण लिखकर अपना आपका ट्रायल ही क्या कर दे, चेंज। उसी प्रकार सिविल मामलों में भी जब आपका ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ की न्यायालय उनका संक्षिप्त प्रोसीडिंग अपना सकता है, शॉर्टकट में प्रक्रिया अपनाकर, और जल्दी से जल्दी क्या दे सकता है, फैसला। और वह डिक्री जो पारित होगी तुरंत लागू की जाएगी, इंतजार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि आर्डर 37 के तहत न्यायालय जो डिक्री पारित करेगा, अब इंतजार नहीं करना है, उसे तुरंत क्या कर किया जाएगा, लागू। यानी कि सब कुछ अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। समन की तामील हो गई 10 दिन, प्रतिवादी आ गया 10 दिन, सब कुछ 10 दिन में हो गया, और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके क्या सुना दिया जाए, फैसला। डिक्री का निष्पादन रोका जाएगा कि तुरंत होगा, तुरंत। एकदम सीआरपीसी जैसा ही है लगभग। आपका देखिए, आपका आपका आदेश 37 शुरू किया जाए, समरी प्रोसीडिंग। वे न्यायालय और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होगा, अर्थात समरी प्रोसीडिंग कौन अपना सकते हैं, तो उच्च न्यायालय अपना सकता है, नगर सिविल न्यायालय अपना सकता है, लघुवाद न्यायालय अपना सकते हैं। इनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसके अलावा जो अन्य न्यायालय है वह किसके द्वारा अथराइज करने पर आदेश 37 की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, पूछ लेगा उच्च न्यायालय। तो आप लोग फिर सीआरपीसी में 260 जाइए, 261 जाइए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज करने पर संक्षिप्त विचारण कर सकते थे, हाई कोर्ट। तो यहाँ भी आपका नगर सिविल न्यायालय, लघुवाद न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय भी, तीन के अलावा अगर अन्य न्यायालय समरी प्रोसीडिंग अपनाना चाहते हैं तो किसके द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे, हाई कोर्ट। वहाँ लिख लीजिए हाई कोर्ट द्वारा। देखिए अंदर जाए तो भाई मुश्किल है पढ़ना, इसमें किन किन मामलों का होगा तो अंदर आपका मुश्किल है। बस ये है कि जब मुकदमा दायर हुआ तो वादी को उपसंजात होने के लिए आपका 10 दिन का समय दिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर हाजिर हो, और आपका कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर सब कुछ, मैंने 10 दिन 10 दिन 10 दिन, और जो डिक्री पारित होगी वह तत्काल क्या की जाएगी, लागू। तो आपका 10 दिन का नियम बस ऊपर याद रखिए, जहाँ भी पूछे आप क्या मारेंगे इस मैंने आर्डर में 3-4 जगह लिखा है, बलक से हम नहीं पढ़ाएंगे। कितना दिन मारना है, 10 डेज। अब आइए आदेश 38, आइए इसकी भूमिका भाई पहले देखा जाए। आदेश 38 से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। आदेश 38, 39, 40, ये तीन आदेश इधर आपका लंबा चलेंगे थोड़ा। फिर 41, 42, 43, 43 थोड़ा पढ़ना है। फिर 44, 45, 46 छोटे छोटे, यानी कि इधर के आपका 3 से 4 आदेश ऐसे हैं जहाँ से थोड़ा अंदर से पढ़ना है और आदेश थोड़ा कम पढ़ना है। लेकिन 3-4 आदेश ऐसे हैं जहाँ लगातार क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार भूमिका देखिए। देखिए सामान्य नियम पहले देखा जाता है। सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम ये है कि जब ए ने बी के खिलाफ, पहले उदाहरण एक बना लिया जाए, 5 मिनट इसकी भूमिका देखिए, तब शुरू किया जाएगा। और जो टेक्निकल क्वेश्चन निकाला जाएगा थोड़ा सतर्क रहना है आपका, उसको हम लिखवा भी देंगे। एक दो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ जहाँ गलत होता है। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ वाद दायर किया सिविल मामलों में, तो सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम ये है आपका कि ए अपना वाद पत्र दायर करे, बी जवाब लगाए, दोनों की बातों को न्यायालय सुने। सुनने के बाद धारा 33 कहती है सीपीसी कि जब हियरिंग कंप्लीट हो गई तो जजमेंट सुनाया जाएगा, और जजमेंट के अनुसरण में क्या पारित होगी, डिक्री। तो मान लीजिए ए जीत गया और ए के फेवर में क्या पारित हो गई, डिक्री। तो अगर बी उस डिक्री का पालन नहीं करता, यानी कि बी, मान लीजिए कि 2 लाख की डिक्री पारित की गई और बी से कहा गया कि तुम 2 लाख रुपया ए को अदा करो, तो न्यायालय की डिक्री पारित करने के बावजूद भी अगर बी 2 लाख रुपया ए को नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में आपका पहला नियम ये है कि बी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जा सकता है, जेल। आपका जेल भेजा जा सकता है 58 के तहत। यानी आपका दूसरा नियम है कि अगर बी पैसा नहीं देता तो बी की जो चल अचल संपत्ति है वह न्यायालय कुर्क करेगा, अटैच करेगा। अटैच करके क्या करेगा, बेचवाएगा, और विक्रय धन से 2 लाख रुपया किसको दिलवाएगा, ए को। तो सामान्य नियम क्या निकला, पहला आप फिर एक बार देखिए, इतना बताने का मतलब एक लाइन। तो सामान्य नियम ये निकला कि निर्णित ऋणी को आपका डिक्री के निष्पादन में ही
गिरफ्तार किया जाता है और सिविल कारागार भेजा जाता है, या डिक्री के निष्पादन में ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है और बेचवाया जाता है। यानी कि जब तक निर्णय न आ जाए, यानी कि कुल मिलाकर निर्णय देने के बाद ही प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क की जाती है। और आपका कह सकते हैं कि प्रतिवादी को गिरफ्तार करके पैसा नहीं देता तो सिविल कारागार भेजा जा सकता है। लेकिन वहीं लेकिन लगा कर चलना है, लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसका अपवाद है आदेश धारा 94, सपठित आदेश आपका 38, जहाँ की न्यायालय निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है या प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क कर सकता है। फिर एक बार समझिए, जो हमने जनरल रूल बताया था उसका विरोधी नियम चलेगा, उसका अपवाद चलेगा। ये अपवाद कवर कहाँ से होगा? सेक्शन 94 से और आर्डर 38 से। यानी कि कुछ दशाओं में सिविल न्यायालय निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेज सकते हैं या प्रतिवादी की संपत्ति को क्या कर सकते हैं? कुर्क। बहुत कड़ा नियम है आपका। थोड़ा सीआरपीसी में कोरिलेट करिए। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन लेकिन लगाइए आपका, क्या अपराध करने के पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। और 151 सीआरपीसी सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट सीआरपीसी की धारा 151, यानी कि निवारक गिरफ्तारी, यानी कि अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी। तो फिर एक बार 151 पूछा भी जाता है कि जब किसी व्यक्ति से यह आशंका हो कि वह कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को संज्ञेय अपराध का निवारण करने होने से रोकने के लिए अपराध करने के पहले ही वारंट के बिना क्या कर सकती है? गिरफ्तार। तो बताइए, आपका अपराध करने के बाद हुआ गिरफ्तार की पहले? तो उसी प्रकार सिविल मामलों में फिर एक बार दिमाग स्थिर करके समझिए, कठिन है। तो 38 39 दो ही ऐसे आर्डर हैं जो आपको थोड़ा आपका समझना ज़्यादा है। उसके बाद 40 से तो उड़ान भर के तुरंत समाप्त हो जाएगा। फिर एक आर्डर बीच में फंसेगा 43, उसी में उलझाऊ क्वेश्चन बन रहा है। भाई 43 जो बताया जाएगा न आए तो न करिए, क्योंकि बहुत घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं। लिस्ट याद करनी है, वो लिस्ट याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर एक बार देखिए अच्छे से भाई, दोबारा हम बता रहे हैं। सामान्यतः कि निर्णित ऋणी या हारने वाले को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब उसके खिलाफ डिक्री पारित कर दी गई हो और डिक्री का पालन न करता हो, या उसकी प्रॉपर्टी तभी अटैच की जाती है, सेल की जाती है, जब वह आपका डिक्री का पालन न कर रहा हो। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। आपका कुछ ऐसी कंडीशन सीपीसी में है जहां की निर्णय के पहले ही प्रतिवादी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जा सकता है या प्रतिवादी की संपत्ति क्या की जा सकती है? कुर्क। ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोका जाए, जस्टिस फेल ना मार जाए, इसलिए ये किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए एक दो उदाहरण पहले देखिए, तब सेक्शन शुरू किया जाए और आर्डर। मान लीजिए ए से बी आपका
मान लीजिए विजय माल्या का उदाहरण लीजिए, सबसे अच्छा तो वही उदाहरण है। तमाम लोग बैंकों का उसने कर्जा लिया था। अगर बैंक वालों को आशंका हो गई कि अब तो ये फरार हो जाएगा, तो बैंक वाले चाहते तो मुकदमा करते सिविल न्यायालय में कि हमारा उधार लिया है नहीं दे रहा है, और इसको तत्काल गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जाए, गारंटी मांगी जाए, क्योंकि ये भारत छोड़कर क्या हो जाएगा, फरार। और जब फरार हो जाएगा तो हम क्या झुनझुना बजाएंगे? बैंक वाले झुनझुना ही तो बजा रहे हैं। आम आदमी को लोन देना हो तो देखिए इतनी बार दौड़ा देंगे कि जूता खींच आपका माने चप्पल बन जाएगा। और बड़े लोगों के लिए अडानी सडानी जो है बस आपका घर बैठे बैठे करोड़ों रुपया पास हो गया। अडानी के ही चक्कर में आरबीआई के गवर्नर भी चले गए, और सबसे बड़ा जो गवर्नर होता है आरबीआई का, आपका बस आनाकानी किए तो सरकार ने प्रेशर डाला। भाई देखिए, सब कुछ ओपन सरकार नहीं करती। ओपन ही कर देगी तो समाज में वो ये थोड़े कहेगा कि हम प्रेशर डाले थे। लेकिन आपका आरबीआई के गवर्नर अडानी को लोन में आनाकानी किए तो जाना पड़ा, और जाकर अब सरकार के विपक्ष में बोले कुछ बोले, पद से हटने के बाद जो भी बोले उससे मतलब नहीं है, तो अलग बात है आपका। तो हम ये बता रहे हैं, तो ऐसी दशा में बैंक वाले कोर्ट में जाते तुरंत मांग करते कि हजूर गिरफ्तारी का वारंट जारी करिए, ये बाहर भाग जाएगा विदेश तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, ये भाग जाएगा विदेश, और ये इरादे में है, एकदम योजना बना लिया है कि हम भारत छोड़कर क्या करेंगे। भाग ही गया, और भाग गया तक आया नहीं, क्योंकि तमाम ताम झाम वहाँ भी हैं। प्रत्यर्पण संधि इंग्लैंड से हमारी है, इसके बावजूद भी वहां से लाने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। देखिए अभी और पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, हो सकता है ना आए, क्यों ना आए? क्योंकि भाई आपका जो मजिस्ट्रेट था, उसने मजिस्ट्रेट का न्यायालय था, उसने भाई भारत सरकार के फेवर में दिया, फिर हाई कोर्ट ने भारत सरकार के फेवर में दिया, फिर आगे जाएगा, और अंत में वहाँ का सम्राट बैठे हैं, तो आपका जो प्रिंस चार्ल्स हैं, आपका वो चाहें तो न्यायालय के निर्णयों को क्या कर सकते हैं, ध्वस्त। यानी कि मैं फिर बता दूं, जूरिस्प्रूडेंस में वैसे शाम को बताया ही जाएगा, इंग्लैंड का थोड़ा बहुत। राजा को ये पावर है कि किसी को भी क्षमादान दे दें। तो कई बार ये देखा गया कि विजय माल्या प्रिंस चार्ल्स के साथ फोटो वायरल हो रही है, तो इतना आसानी से आने वाला नहीं है, हाथ आने वाला। तो फिर भाई को ये पहला उदाहरण सटीक रहा। दूसरा देखिए, जैसे ही ए ने मुकदमा दायर किया दिखा दे कोर्ट में कि हजूर भी अपना सामान लेकर आपकी अधिकारता से हटाने ही वाला है, यानी कि पूरी तैयारी कर लिया है, बेच उच कर संपत्ति यहाँ से क्या होगा, फरार। हम जीत भी जाएंगे बाद में तो क्या पाएंगे, क्योंकि बी तो पहले से ही बेच कर क्या हुआ रहेगा। अतः बी को संपत्ति बेचने, यहाँ से हटाने से रोकिए, और जो उसकी संपत्ति है पहले ही क्या करिए, तत्काल पूर्ण करिए, क्योंकि लेकर भाग जाएगा तो क्या हम झुनझुना बजाएंगे जीत कर? जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी दशा में न्यायालय जैसे ही मुकदमा दायर करे वैसे ही डिमांड करे, तो बी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल न्यायालय चाहे तो जिस दिन मुकदमा दायर हुआ उसी दिन बी के खिलाफ क्या जारी कर दे, गिरफ्तारी का वारंट, या बी की संपत्ति को कुर्क करने का क्या दे दे, आदेश। लेकिन अब आपका क्वेश्चन एक और बना दिया जाए, ये इसके बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया है वह 94 में है, और जो प्रोसीजर मिलेगा वह आर्डर 38 में, निर्णय के पहले गिरफ्तारी और निर्णय के पहले कुर्की। लेकिन अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका, वह 95 से बनता है क्वेश्चन।
94 की पूरक धारा 95 है, तो अगर 94 के तहत ए ने अवैध तरीके से गलत आधारों पर बी को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया है, बाद में पता लगता है कि ए जो दस्तावेज पेश किया था वो फर्जी था, बी आशंका ही नहीं थी कि भारत छोड़ेगा इत्यादि, तो ए के ऊपर धारा 95 के तहत अधिकतम कितना कंपनसेशन न्यायालय लगाकर बी को दिलवा सकता है? वो रकम याद करना है, कितना? 50,000। अधिकतम कितना? बहुत आपका सबसे ज़्यादा रकम यहाँ दी गई है। ये पूछ सकता है 95 में 95 किसकी पूरक धारा है? 94 की आपका। तो रकम एक दिन एकत्र हम करवा देंगे। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। तो आपका अध्याय 6 आज शुरू होगा भाई, आपका एविडेंस का अध्याय 6 निपटा देना है आज हर हाल में। एक दिन में आपका एक अध्याय निपटा देना है, ताकि एक एक अध्याय अब टारगेट रखा जाए, एविडेंस का निपट भी जाएगा। तो 15 मिनट बाद क्लास चलेगा एविडेंस, फिर संविधान चलेगा आपका। हाँ भाई, जो लोग आपका करंट जीएस पढ़ना चाहते हैं उसमें एक और सूचना दे दी जाए। उसमें जो 500-600 क्वेश्चन भी सर बताएंगे, आपका मॉडल क्वेश्चन जीएस का, सर से बात हुई है। उसी फीस में प्रयास हम करते हैं कि आपका 500 में ही 500-600 जो मेन मॉडल हैं, एमसीक्यू जो कहा जा रहा है, उसको बता दें। तो आपका 500 में जीएस चल रहा है, जिसको पढ़ना वो ऑफलाइन भी 1 बजे से चलता है, पढ़ सकता है, या लाइव भी क्लास चलती है, घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। 500 में आपका करेंट और आपका एमसीक्यू भी कराया जाएगा। अंत में आपका 500-600 आपका जीएस का मॉडल, जो मॉडल पेपर रहता है,